दोस्तों आज मैं कुछ आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए कुछ जीएस के क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो मुझे सही लगा कि इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जा सकता है, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। क्या क्वेश्चन है कि भारत के कौन से जैव भंडार विश्व नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? विच बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मानस। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टोटल बायोस्फीयर रिजर्व का नाम याद रखना पड़ेगा। तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 12। बाय यूनेस्को के द्वारा टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं? 12। तो 12 का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कौन सा है? नीलगिरी, जो ऐड किया गया 2000। उसके बाद है अचनकमार अमरकंटक, ये पड़ता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ये ध्यान रहे कि दोनों एक ही में है। नौकरेक कहां है? मेघालय। सिमलीपन उड़ीसा। ग्रेट निकोबार आइलैंड हो गया। अगस्त मलाई केरल। खांचनजोंगा कहां है? सिक्किम में। और पन्ना जो कि लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, पन्ना 2020 में ऐड किया गया था। और एक है पंचमढ़ी। और गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन और नंदा देवी। टोटल हो गए 12। टोटल बायोस्फीयर कितने हैं? 12 है इंडिया में। लास्ट कौन हो गया? पन्ना। पहला कौन है? नीलगिरी, ठीक है। अब बात आती है कि ये बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किसने किया था? तो ये शुरू किया था यूनेस्को ने। यूनेस्को ने शुरू किया था कब? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम शुरू किसने किया था? यूनेस्को ने। ठीक है, कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था प्रोग्राम 1971 में, ठीक है। अब आती है कि यूनेस्को। तो यूनेस्को में कब बना ये? तो ये बना फॉर्मेशन 1945। हेडक्वार्टर पेरिस, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट ऑड्रे ऑजुले, ठीक है। फॉर्मेशन 1945, हेडक्वार्टर पेरिस। और प्रेसिडेंट कौन हो गए इसके? ऑड्रे ऑजुले। अच्छा, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करता है? तो यूएनईएससीओ, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये कौन है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये सारा हो गया। इस क्वेश्चन का ऑपरेशन ऐसे हुआ, ठीक है। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। तो आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट एंड दियर लोकेशन? इनमें से कौन सा पर्यावरण दुर्घटनाओं और उसके स्थान में संदर्भ में सही नहीं है? देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल।
3 माइल, पहला ऑप्शन क्या है, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो। सेकंड क्या है, यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल। थर्ड है न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन चेरनोबिल। और फोर्थ नंबर क्या है, इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस सेवेसो। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, ये टोक्यो में नहीं हुआ था, ये कहां हुआ था, पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया यूएसए में हुआ था ये घटना। ठीक है, ये आपको पता होगा, यूनियन कार्बाइड गैस लीक ये हुआ था 1984 में। इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन चेरनोबिल, ये कहां हुआ था, ध्यान रहे, ये हुआ था यूक्रेन में। ठीक है, ये हुआ यूक्रेन में। और फोर्थ जो हुआ था, इटालियन डाइऑक्सी क्राइसिस सेवेसो, ये कहां हुआ, ये हुआ था इटली में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये 3, फर्स्ट ऑप्शन, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो ना होकर क्या हुआ था, तो पेंसिल्वानिया में हुआ था। यूनियन कार्बाइड 1984, मिथाइल आइसोसाइनेट कहां हुआ था, ये भोपाल में हुआ था। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन चेरनोबिल कहां हुआ, यूक्रेन में। और इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस सेवेसो, ये कहां हुआ, इटली में। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये सबको मालूम होगा। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी। क्यों मनाते हैं 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 तो क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कब, 25 जनवरी 1950। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल कितना है ये, आर्टिकल 324 से 329 तक। ठीक है, अब इसमें कितने मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन में, तो 2+1, 2 हो गया क्या, 2 हो गया इनका ईसी, मतलब इलेक्शन कमीशन, और 1 कौन हो गया, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन। 2 हो गए इलेक्शन कमिश्नर और 1 होते हैं इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो बताते चले कि अभी कौन है ये करंट में इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो है राजीव कुमार। राजीव कुमार। और दो और जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, एक है ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, और एक हो गए कौन, सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, एक हो गए सीईसी राजीव कुमार और ईसी कौन हो गए, सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, और कुछ बचा इसमें,
आर्टिकल हो गया आपका, ईसी होता है इलेक्शन, अपॉइंट कौन करते हैं इसको, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। और इनको हटाने का प्रावधान क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं या हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं, सेम प्रावधान से, सेम प्रोविजन से इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाते हैं। ध्यान रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर हटाने का प्रावधान क्या है, तो चीफ इलेक्शन के रिकमेंडेशन पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली हटाते हैं इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटाते हैं किस व्यवस्था पे, तो जैसे हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को, वैसे ही हटाते हैं सीईसी को, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन करते हैं ऑपरेशन। क्या क्वेश्चन है, विच इज नॉट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी में से कौन सा नहीं है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल है। ये तीनों किसका है, पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। लेकिन रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमिटी जो है, ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। तो एक एक करके सारे ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस, ठीक है, कब बना ये, 8 मई 8 ऑफ मई 1863, 8 मई 1863 को बनाया गया रेड क्रॉस, और इसी दिन हम इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे भी मनाते हैं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर कहां है इसका, और इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर हैं हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट इसके फाउंडर है। इनको पहला पीस अवार्ड, फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज मिला था 1901 में। फर्स्ट अवार्डी ऑफ नोबेल पीस प्राइज हेनरी ड्यूनेंट, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस, जिनको फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज मिला 1901 में। अब रेड क्रॉस को कितनी बार मिला है, रेड क्रॉस को मिला है 1900, रेड क्रॉस को 3 बार मिला है, 1917, 1944 और 1963। मतलब इसको रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिला, 1917, 1944, 1963, ठीक है। तो ये था पूरा रेड क्रॉस। अब आते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। WHO हेडक्वार्टर कहां है, जेनेवा। बना कब,
7 अप्रैल 1948 को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ 1919 में बना, ठीक है। और आईएलओ बना 1919 में, और इसका भी हेड क्वार्टर जेनेवा है। और इसको जो नोबेल मिला था, इस आईएलओ को जो नोबेल मिला था, वो कब मिला था? नोबेल 1969 में। 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल मिला। अब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ये कब बना? 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 16 अक्टूबर 1945। और इसका हेड क्वार्टर कहां है? रोम। इटली की राजधानी रोम में है। 16 अक्टूबर 1945, हेड क्वार्टर रोम, ठीक है। तो और ये फाउंडर, ये इसकी स्थापना कहां हुई थी? ध्यान रहे, हेड क्वार्टर रोम है, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी क्यूबेक सिटी, क्यूबेक सिटी। समझ गए? फिर से बात सुन लीजिए। हेड ऑफ इंटरनेशनल कमिटी बना कब? 8 मई 1863 को, हेड क्वार्टर। फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट। फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज 1901 में हेनरी ड्यूनेंट इसके फाउंडर थे। और फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज किनको मिला था? 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। और रेड क्रॉस को मिला 1917 में। और 3 बार नोबेल पीस प्राइज 1917, 1944, 1963। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हेड क्वार्टर जेनेवा बना कब? 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। आईएलओ कब बना? 1919 में, हेड क्वार्टर जेनेवा। और आईएलओ को मिला नोबेल पीस प्राइज 1969 में। वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुआ 16 अक्टूबर 1945 को, हेड क्वार्टर रोम और क्यूबेक सिटी। इसका भी हेड क्वार्टर जेनेवा है, ठीक है। रेड क्रॉस हो गया, आई होप समझ गए होंगे। तो ऐसे होता है क्वेश्चन का ऑपरेशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इज इनिशिएटेड बाय, ठीक है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा एक पहल है? सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसका है? आरबीआई का। अब क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई अब यहां से पूछ के आरबीआई के बारे में हमें जानना है। चलिए आते हैं आरबीआई पे। आरबीआई के बारे में हर एक छोटा से छोटा डिटेल आपको बताया जाए। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। इसका हेड क्वार्टर उस समय कहां था? कहां फॉर्मेशन हुई थी इसकी? कलकत्ता में, कलकत्ता। लेकिन 1937 में इसका कलकत्ता से ट्रांसफर हो गया कहां? बॉम्बे, मुंबई। अभी किस आयोग पे बना था? तो यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पे ये आरबीआई का स्थापना हुआ। इसी को बोलते हैं शाही कमीशन, शाही आयोग, ठीक है। हो गया। अब आरबीआई के
पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ। अब पूछा जाए कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख। ठीक है। अब आरबीआई के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी 2016 में। में एक कमेटी जो आती, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्हीं के द्वारा आता है। आप सुने होंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब कौन निकालता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा निकाला जाता है। हर एक 2 महीने में, मतलब साल में टोटल 6 बार आते हैं, 2 महीने के अंतराल पे ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट आता है। तो अब आते मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये कब बना? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 में। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन हुआ 2016 में। इसमें इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और 3 आरबीआई ऑफिशियल होते हैं। 3 हो गया गवर्नमेंट ऑफिशियल और 3 हो गया आरबीआई ऑफिशियल। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मतलब मुद्रास्फीति, जो भी महंगाई वगैरह बढ़ रही है भारत में, उसको कंट्रोल करना। मतलब इन्फ्लेशन को कहां तक रखना है? तो 4 ± 2%। ठीक है। 4 ± 2% तक इनको इन्फ्लेशन को रखना है। और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन में हुआ था? तो ये हुआ था उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। और उसको क्या टारगेट क्या है उसका? कि 4 ± 2% तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और ये 4 ± 2% किस कमेटी को दिया था? तो उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आरबीआई यंग हिल्टन कमीशन शाही आयोग बनाकर 1 अप्रैल 1935 को, पहले था कलकत्ता में बना था, लेकिन 1937 में मुंबई ट्रांसफर हो गया ये। और फर्स्ट गवर्नर इसके कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख। और इसका 2016 में आरबीआई ने बनाया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं और 3 आरबीआई ऑफिशियल होते हैं। और इसका क्या काम होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन इंडिया। और इसको क्या रखना है? इन्फ्लेशन टारगेट क्या है? तो 4 ± 2%, जो कि which was recommended by उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है। आई होप आरबीआई के बारे में समझ गए होते। तो ऐसे होता है किसी क्वेश्चन का ऑपरेशन। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है जी? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन सेटअप बाय इंडिया इन अंटार्कटिका इन द ईयर 2012? तो वर्ष 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो क्या होगा इसका नाम? क्या पूछ रहा है? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में क्या होगा? क्या है आंसर? भारती। क्या है? भारती। अब आइए वही काम करते हैं फिर से। एक है आर्कटिक, आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन ऊपर वाले रीजन जो नॉर्थ
नॉर्थ पोलर रीजन है उसको बोलते हैं आर्कटिक, और जो साउथ पोलर रीजन है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक। तो आर्कटिक रीजन में कौन सा हो गया? आर्कटिक रीजन में है हिमाद्री। कब बना था ये? 2008 में बना था। आर्कटिक रीजन में है हिमाद्री, 2008 में इसका स्थापना हुआ था। अब आते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में क्या है? सबसे पहला स्टेशन जो था, सबसे पहला अनुसंधान स्टेशन, रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री कब बना ये? 1983 में। सेकंड जो है वो है मैत्री। ये कब बना? 1989। 6 साल ऐड कर लीजिए। दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1989, और नेक्स्ट क्या है? भारती, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है, भारती। ये कब बना? 2012 में। ठीक है, ये बात का ध्यान रहे कि इस दक्षिण गंगोत्री को अब डीकमीशन कर दिया गया। दक्षिण गंगोत्री को डीकमीशन कर दिया गया। तो ये था आपका आर्कटिक में हो गया क्या? हिमाद्री 2008, अंटार्कटिका में हो गया दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1989 और भारती 2012। इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको कंट्रोल करता है गोवा में एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ओशियोनिक पोलर रिसर्च। ठीक है, ये गोवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरा जो रिसर्च सेंटर है इसको यही कंट्रोल करती है। और ये किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इस पूरे ऑपरेशन कौन कंट्रोल करती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच बिम्स्टेक मेंबर आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कौन से बिम्स्टेक सदस्य चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं? तो कौन नहीं ले रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि इंडिया और भूटान नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? तो आइए समझते हैं कि क्यों नहीं ले रहे हैं। तो यहां से बोलता है कि PRI, ये क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। PRI, बेल्ट, इसको फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है चाइना का। चाइना का इनिशिएटिव, चाइनीज गवर्नमेंट ने शुरू किया था ये प्रोजेक्ट 2013 में। ठीक है, इसका काम क्या है कि इसका मोटिव ये है कि पूरे कंट्री, मतलब 140 कंट्रीज में, टोटल 140 कंट्रीज हैं। टोटल कितने हैं? 140 प्लस कंट्रीज में। तो 140 प्लस कंट्रीज को इसके अंदर इंक्लूड करना, किसके द्वारा? बाई पोर्ट के द्वारा कनेक्ट करना। पोर्ट, रेलवे और रोड। पोर्ट, रेलवे और रोड के द्वारा 140 प्लस कंट्री को आपस में कनेक्ट करना।
तो ये है BRI। अब इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है? तो इंडिया इसी का एक पार्ट है सीपेक। सीपेक चाइना इसी BRI का ही पार्ट है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये कॉरिडोर जो है ये कहां से होके जा रहा है? ये जा रहा है POK। ये कॉरिडोर गुजर रहा है POK से, कॉरिडोर पास कर रहा है POK से। तो इंडिया कहता है कि POK हमारा पार्ट है, मतलब इंडिया कहता है कि हमारा पार्ट है ही, तो POK है। तो इस POK से गुजर रहा है, कहता है कि दिस इज अगेंस्ट द सोवरेन राइट्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो प्रभुत्व है उसके खिलाफ है ये सीपेक। तो इसीलिए इसका इंडिया जो है विरोध कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं यहां पे बिम्स्टेक। ये क्वेश्चन है ना, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बारे में समझ लेते हैं। बिम्स्टेक ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1997 में बना। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहां है? ढाका। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसका पहला प्रेसिडेंट बनाया गया जो कि एक भारतीय है। क्या नाम है उनका? इंद्रमणि पांडे। इसका पहला प्रेसिडेंट जो है उसको बनाया गया है जो कि भारतीय है, इंद्रमणि पांडे। अच्छा, इसमें कितने मेंबर है टोटल? तो 7 हैं। कौन कौन? इसके नाम भी है। B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड। टोटल 5 हो गए। बाद में ज्वाइन किया था इसको नेपाल और भूटान। नेपाल भूटान कहा कि हमें भी ज्वाइन करना है, तो इंडिया बोला कि, बाकी ने बोला कि ठीक है ज्वाइन कर लो। तो नेपाल और भूटान बाद में ज्वाइन किए थे। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का ऑपरेशन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेमेंट बैंक। अब ये पेमेंट बैंक क्या चीज है? तो इसका आंसर क्या होगा कि पेमेंट निम्नलिखित में से कौन सा कथन भुगतान बैंकों के बारे में गलत है? दे कैन नॉट इशू लोन्स, दे कैन इशू डेबिट कार्ड, दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट और दे कैन इशू क्रेडिट कार्ड। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? दे कैन नॉट इशू लोन्स। मतलब पेमेंट बैंक जो है पेमेंट बैंक, ठीक है। अब जानते हैं पेमेंट बैंक क्या होता है? तो पेमेंट बैंक का फंक्शन होता है कि दे कैन नॉट इशू लोन्स, मतलब ये 2 काम नहीं करते, बाकी सारे करते हैं। मतलब ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं और लोन इशू नहीं करते हैं, बाकी वो सब काम कर सकते हैं। दे कैन इशू डेबिट कार्ड, बिल्कुल कर सकते हैं। दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, लेकिन इसका लिमिट है, डिमांड डिपॉजिट का लिमिट है कितना? डिमांड डिपॉजिट 2 लाख, मतलब आप 2 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते इस बैंक में एक बार में। दे कैन इशू क्रेडिट कार्ड, और ये ठीक है, दे कैन इशू क्रेडिट कार्ड, तो इशू लोन नहीं करते। दे कैन इशू डेबिट कार्ड और दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट और दे कैन इशू क्रेडिट कार्ड, तो ये लोन इशू नहीं करते।
35 मिनट से करना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेमेंट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भुगतान बैंकों के बारे में गलत है। दे कैन इशू लोन्स, दे कैन इशू डेबिट कार्ड, दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट और दे कैन इशू क्रेडिट कार्ड। मतलब वो ऋण जारी नहीं कर सकते, वो डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, वो मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4। मतलब पेमेंट बैंक दो काम नहीं करता, एक तो आपको लोन नहीं देता है और दूसरा क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है। तो पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा भी सही है और फोर्थ सही नहीं है। मतलब लोन नहीं देगा और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगा, बाकी सब ये काम कर सकते हैं जैसे और बैंक करते हैं। लेकिन लिमिट डिपॉजिट कितना है इसका, पेमेंट बैंक। आइए जान लेते हैं पेमेंट बैंक के बारे में। पेमेंट बैंक, तो आरबीआई ने एक कमेटी बनाया था 2013 में, जो नचिकेत मोर कमेटी आरबीआई के द्वारा फॉर्म किया गया था 2013 में, जिसने 2014 में रिपोर्ट दिया और बोला कि पेमेंट बैंक की स्थापना की जा सकती है इंडिया में। क्यों? क्योंकि लास्ट माइल मतलब दूर दराज गांव तक बैंकों को पहुंचाने के लिए पेमेंट बैंक की स्थापना की जा सकती है। तो क्या था, आरबीआई फॉर्म नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा पेमेंट बैंक की स्थापना होती है, जिसमें से कुछ बैंक आप जानते भी होंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो ये सब इसी बैंक का उदाहरण है, पेमेंट बैंक का ही उदाहरण है। तो यहां से क्या सीखा, पेमेंट बैंक आरबीआई के द्वारा बनाया गया, नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंड से बनाया गया। क्या क्या नहीं करता, तो लोन इशू नहीं करता है और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है, बाकी सब काम कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ये डिमांड डिपॉजिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। आइए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following सत्याग्रह did वल्लभ भाई पटेल get the title सरदार। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। चंपारण, अंबेडकर, खेड़ा, बारदोली। ये तो सबको पता होगा यार, इसमें क्या, ठीक है, बारदोली, जाहिर सी बात है। तो बारदोली कब हुआ भाई, बारदोली कब हुआ, 1928 में। गुजरात में एक जगह है बारदोली। ये क्या था, ये था पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, जिसको लीड किया था किन्होंने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मूवमेंट को लीड किए थे, ठीक है। बाकी मूवमेंट वालों को पता है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये तीनों किसका मूवमेंट था, तो तीनों महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया मूवमेंट था। चंपारण कहां हुआ, बिहार में, 1917। अहमदाबाद में स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा, ये तीनों गांधी का मूवमेंट है। इसके लिए ट्रिक याद रखिए,
चकदे, ठीक है। अरे चकदे ने मूवी देखा होगा ना, वही चकदे। CH फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद और K फॉर खेड़ा। चंपारण 17, अहमदाबाद कब हुआ? अहमदाबाद 1915 मार्च 1918 को। और खेड़ा कब हुआ? 22 मार्च 1918 को, ठीक है। चंपारण 17, अहमदाबाद मिले 15 मार्च 1918 और खेड़ा हो गया 22 मार्च 1918। डेट को याद रखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में डेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। बारदोली हो गया आपका 1928, पीजेंट मूवमेंट था जिसको लीड किया था कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। अच्छा, बारदोली में एक कमीशन बनाया गया, बारदोली में एक कमीशन बना था, याद रखेंगे उसको। बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसके लिए कमीशन बनाया था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, ठीक है। पूछा सकता है क्वेश्चन कि मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन जो है किस सत्याग्रह, किस मूवमेंट में बनाया गया था? तो बारदोली मूवमेंट के लिए बनाया गया था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who was the first president of Constituent Assembly of Independent India? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां से किसकी बात है? ध्यान रहे, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है। तो और यहां से क्या बना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आइए इसकी हम बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाइए? तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस हुआ 16 मई 1946 को, जिसके द्वारा कहा गया कि टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब एक संविधान सभा बनाया जाएगा जिसके द्वारा एक संविधान की, भारत के लिए संविधान बनाया जाएगा संविधान सभा के द्वारा। तो इसमें कितने मेंबर थे? एक कैबिनेट मिशन प्लान में तो कितने मेंबर थे? 389 में से 389 टोटल मेंबर थे। और इस 389 में से जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तब कितने हुए? 299 बच गया। मतलब 90 मेंबर चले गए पाकिस्तान, 299। और इस 299 में से जो 26 नवंबर 1949 को 26 ऑफ नवंबर 1949 को इसमें से 284 मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था, हस्ताक्षर किया था, ठीक है। अब पूछा कि कैबिनेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें महिला मेंबर कितनी थी? टोटल वुमेन मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने थे? 15। और इस 15 में से एक महिला मेंबर थी जो मुस्लिम थी। कौन था वो? कौन थी? बेगम रसूल, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना हुआ 16 मई 1946 को अनाउंस होता है। इसके द्वारा टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 सीट था। 389 में से
229 बचा इंडिया पाकिस्तान डिवीजन होने के बाद, और 299 में से 284 जो है वो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किए। ठीक है, और इसमें टोटल 15 महिला मेंबर थी, जिसमें से बेगम रसूल जो थी वो अकेले मुस्लिम मेंबर थी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ये क्या है? हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड एट, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है? तो कहां भैया, आप लोगों को सबको पता होगा, न्यूयॉर्क में। अब बात हम कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन में टोटल यूनाइटेड नेशन चार्टर यूनाइटेड नेशन पे चार्टर पे कितने लोग इसको शामिल हुए थे? यूनाइटेड नेशन चार्टर पे कितने कंट्री साइन किए थे? तो 51 कंट्री। 51 कंट्री यूनाइटेड नेशन चार्टर पे साइन किए, लेकिन इसमें से 50 कंट्री, 51 में से 50 कंट्री जो यूनाइटेड में साइन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर पे साइन किया, वो 25 जून 1945 25 जून 1945 को साइन किया यूनाइटेड नेशन चार्टर पे। 25 जून चार्टर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हेड क्वार्टर यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड एट, कहां है ये? न्यूयॉर्क सिटी। तो आइए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन, इसमें यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर पे 51 कंट्री ने साइन किया था। ठीक है, टोटल 51 कंट्री ने यूनाइटेड नेशन पे साइन किया था, लेकिन 51 में से 50 कंट्री जो थे वो साइन किया कब? 25 जून 1945 को। एक कंट्री जो बचा, पोलैंड इस पे साइन जो है बाद में किया था। ठीक है, इसमें इस 50 कंट्री में इंडिया भी, ध्यान रहे, इस 50 कंट्री में इंडिया भी इंक्लूड था। तो अब आते हैं, कब बना ये यूनाइटेड नेशन? बना कब? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, अब इसका हेड क्वार्टर कहां है? हेड क्वार्टर मैनहट्टन आइलैंड, हेड क्वार्टर मैनहट्टन आइलैंड, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? न्यूयॉर्क, यूएसए। तो टोटल कंट्री कितने हो गए इसमें? अभी टोटल कंट्री कितने हो गए? 193। लास्ट कंट्री कौन ज्वाइन किया? साउथ सुडान। साउथ सुडान लास्ट कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। और क्या है? यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन टोटल कितने ऑर्गन होते हैं? टोटल 6 ऑर्गन होते हैं। यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन होते हैं। क्या क्या हो जाएगा? ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 3 हो गए। और क्या है? आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन
सेक्रेटेरिएट, और एक कौन है ट्रस्टीशिप कौन सी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौन सी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कौन सी, आईसीजे, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, एक और है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, और हो गया कौन जनरल असेंबली, जनरल असेंबली। ठीक है, तो टोटल 6 ऑर्गन हो गए। हेडक्वार्टर हो गया आपका, डेट हो गया, टोटल 50 कंट्री थे जो यूनाइटेड नेशन चार्टर को ज्वाइन किए, पोलैंड बाद में ज्वाइन किया, और 25 जून 1945 को 50 कंट्री यूनाइटेड नेशन चार्टर पे साइन किए। टोटल 193 कंट्री है, इसमें लास्ट कंट्री ज्वाइन किया कौन, साउथ सुडान। ठीक है, इसमें 2 पोस्ट होते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। एक होता है सेक्रेटरी जनरल और एक होता है प्रेसिडेंट। एक होता है सेक्रेटरी जनरल और एक होता है, सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरस, और प्रेसिडेंट कौन है, तो अभी ये जो प्रेसिडेंट है कितने सेशन के है, तो 79 सेशन के है। 79 सेशन के प्रेसिडेंट कौन है, फिलेमोन यंग, जो कि कैमरून से है। फिलेमोन यंग 79 के कौन हो गए, फिलेमोन यंग। अच्छा, पहले सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, हेनरी सेशन, और फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट हो गए हेनरी स्पार्क। ठीक है, अच्छा, यूनाइटेड नेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि 8वीं प्रेसिडेंट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन सिचुएटेड इन, कहा ये नरौरा, तो ये है उत्तर प्रदेश। तो आइए कुछ एटॉमिक पावर स्टेशन डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या कौन कौन सा है, सबसे पहला एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर, और एक महाराष्ट्र में एटॉमिक पावर स्टेशन है जो प्रोपुल्ड है, मतलब अभी बना नहीं है। कौन है, जयपुर। ठीक है, हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में अभी एटॉमिक पावर स्टेशन कोई नहीं है, लेकिन एक प्रोपोज्ड है जिसका नाम गोरखपुर है। गोरखपुर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई एटॉमिक पावर स्टेशन नहीं है, लेकिन एक यहां भी प्रपोज्ड है। क्या नाम है, चुटका। और एक है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश नरौरा कहां हो गया, उत्तर प्रदेश में। तो कुछ एटॉमिक पावर स्टेशन और भी है, जैसे अगर तमिलनाडु में बात करें तो क्या क्या है, कुन्नकुलम और कलपक्कम। ठीक है। कर्नाटका की बात करें कर्नाटका की अगर बात करें तो कौन सा है, कैगा। ठीक है। गुजरात की बात करें अगर हम
तो क्या हो गया, काकरा पारा, काकरा पारा, ठीक है। और बचा तमिलनाडु हो गया कुन्नकुलम कलपक्कम, कर्नाटक हो गया कैगा, गुजरात में हो गया काकरापारा, हरियाणा में हो गया गोरखपुर जो कि प्रपोज्ड है, मध्य प्रदेश में हो गया चुटका जो कि प्रपोज्ड है, और महाराष्ट्र में हो गया तारापुर, और जैतपुर भी प्रपोज्ड है। तारापुर ऑपरेशन में है, ठीक है, तारापुर ऑपरेशन में है लेकिन जैतपुर प्रपोज्ड है। और कहीं बचा, तारापुर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सब हो गया, चलिए ठीक है। अगला आते हैं इन बैंकिंग फील्ड SLR मीन्स क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडेटिव स्टैट्यूटरी ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। अब ये क्या होता है, आइए CRR कंपैरिजन करते हैं, CRR और SLR। SLR क्या होता है, सब जानते हैं SLR। तो एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन देमसेल्व्स, दैट इज कॉल्ड SLR। किस फॉर्म में होगा, मतलब प्रत्येक कमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं उसको उनको एक बेस अमाउंट, एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट रखना होता है अपने पास। किस फॉर्म में, तो लिक्विड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म कहने का मतलब गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो SLR हो गया कि प्रत्येक कमर्शियल बैंक को अपने पास एक बेस अमाउंट, एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिजर्व में रखना होता है ताकि जो अचानक डिपॉजिटर्स के डिमांड को पूरा किया जा सके। और किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। लिक्विड फॉर्म में होगा गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें SLR पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी कमा सकता है, लेकिन अगर CRR की बात करें तो CRR क्या होता है कि प्रत्येक बैंक को ध्यान रखिए अपने पास रखता है, लेकिन CRR में वह RBI के पास जमा कराता है। तो प्रत्येक कमर्शियल बैंक को अब RBI के पास एक बेस अमाउंट, एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिजर्व रखना होता है। किसके पास, RBI के पास। तो उसको बोलते हैं CRR। और CRR सिर्फ कैश में होता है। CRR SLR गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होता है, लेकिन CRR सिर्फ कैश में होता है। कि इसका काम करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए CRR होता है। और CRR पे ध्यान रहे कि CRR पे कमर्शियल बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। समझ गए होंगे CRR और SLR का मतलब। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इसको अपने कॉपी में नोट कर लें ताकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है।